बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली शहर में आरोही और आकांक्षा नाम की दो बहनें अपनी माँ विमला और पिता रमन के साथ रहा करती थी। उनकी दादी जानकी भी उन्हीं के साथ रहती थी। आकांक्षा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। आरोही का रंग काला था, लेकिन वह स्वभाव की बहुत ही विनम्र थी। आकांक्षा का रंग साफ था, इसलिए उसके पिता और दादी आकांक्षा से बहुत प्यार करते थे। आरोही का रंग काला होने की वजह से वे लोग उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, लेकिन विमला अपनी दोनों बेटियों से समान रूप से प्यार करती थी। वो उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। शहर में मेला लगा हुआ है। आकांक्षा बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग मेला देखने चलेंगे। पापा, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? मुझे भी मेला देखने जाना है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना पापा। रंग देखा है तूने अपना? तुझे ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अमावस के चांद को अपने साथ घुमा रहे हैं। आकांक्षा बिल्कुल सही कह रही है। तू हम लोगों के साथ नहीं जा सकती, तू घर पर ही रहे। पापा, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना, फिर आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मेरी एक ही बेटी है, वो है आकांक्षा। जिसके बाद रमन आकांक्षा को लेकर मेला देखने चला जाता है। उनको जाते देख आरोही उदास हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों पापा और दादी मुझसे इतनी नफरत करती हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी मैं हूँ ना तेरे पास, तुझे पता है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। ये बोलकर विमला आरोही को गले लगा लेती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन आकांक्षा शीशे के सामने बैठकर बाल बना रही होती है, तभी वहाँ पर आरोही आती है। आकांक्षा, जरा वो रबर बैंड देना, मुझे चुटिया में लगानी है, स्कूल के लिए देर हो रही है। आरोही के बार बार बोलने पर भी आकांक्षा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और अपने बालों को संवारती रहती है। फिर जैसे ही आरोही आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखती है, आकांक्षा आरोही का हाथ अपने कंधे पर से झटकते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे दादी ने कहा है ना कि मुझे हाथ मत लगाया कर। अगर तू मुझे हाथ लगाएगी तो मैं भी तेरी तरह काली हो जाऊंगी। और हाँ, मुझे तेरी तरह काली कलूटी बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए तू मुझसे दूर ही रहा कर। अपनी दोनों बेटियों की चिल्लाने की आवाज सुनकर रमन वहाँ पर आता है। आकांक्षा रमन को सारी बात बताती है। ये सुनकर रमन को बहुत गुस्सा आता है और वो आरोही पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरी फूल जैसी बेटी से दूर रहा कर, वरना इसकी चांद जैसी खूबसूरती पर तेरे कालेपन का दाग लग जाएगा। लेकिन तू मेरी बात कभी नहीं मानती। ऐसा कहकर रमन आरोही को एक थप्पड़ लगा देता है। आरोही आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। आकांक्षा गोरी थी, इसलिए रमन ने उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था। आरोही का रंग काला था, जिसकी वजह से रमन उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए उसका एडमिशन पास के ही एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। आरोही पढ़ने में बहुत तेज थी, जबकि आकांक्षा केवल अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती थी, पढ़ाई पर नहीं। आकांक्षा स्कूल से आने के बाद कुछ भी काम नहीं करती थी, जबकि आरोही को स्कूल से आने के बाद घर का सारा काम करना पड़ता था। एक दिन आरोही स्कूल से आने के बाद घर में पोछा लगा रही होती है। उसे परेशान करने के लिए आकांक्षा जानबूझकर फूलदानी गिरा देती है। फूलदानी गिरने की आवाज सुनकर रमन और दादी माँ वहाँ पर आती है। ये फूलदानी किसने तोड़ी? और कौन तोड़ेगा दादी? इस काली कलूटी ने ही तोड़ी है ये फूलदानी। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती है तू, ये ले। ऐसा कहते हुए रमन आरोही को मारने लगता है। और मारी से ये इसी के लायक है। पहले समाज में हमारी इज्जत को चकनाचूर कर दिया और अब इस फूलदानी को। ऐसा बोलकर दोनों आरोही को मारने लगते हैं। विमला चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर में उसकी बिल्कुल भी चलती नहीं थी। मारने पीटने के बाद रमन आरोही को घर से बाहर निकाल देता है। आरोही रोती रहती है। ये देखकर आकांक्षा बहुत खुश होती है। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ। ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ?
फूलदानी तो तूने गिराई थी ना। हाँ, लेकिन तेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। ऐसा बोलकर आकांक्षा जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद आरोही पूरी रात घर के बाहर ही रहती है। अगले दिन आकांक्षा बैठे बैठे टीवी देख रही होती है कि उसका मन पिज्जा खाने का करता है। फिर वो अपने पापा के पास जाती है। पापा, मेरा मन पिज्जा खाने को कर रहा है, क्या आप मेरे लिए पिज्जा ले आएंगे? मेरी आकांक्षा बेटी का कुछ खाने का मन करे और मैं उसे लाकर न दूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो रुक, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे वाह, पापा तो पिज्जा लेने जा रहे हैं। मैं भी पिज्जा खाऊंगी। मेरा भी पिज्जा खाने का काफी दिनों से मन कर रहा था। इसके बाद रमन जैसे ही घर लौटता है, आरोही देखती है कि रमन सिर्फ एक ही पिज्जा लेकर आया है और वो पिज्जा रमन आकांक्षा को दे देता है। ये देखकर आरोही बहुत ही उदास हो जाती है। फिर भी वो अपने पापा के पास जाती है। पापा, मुझे भी पिज्जा खाना है। अपनी शक्ल देखी है तूने? जाकर देख, रसोई में बासी खाना पड़ा होगा, वही खा ले। आरोही रसोई में जाकर सूखी रोटी खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, बहू, मैं बाजार जा रही हूँ। अगर आकांक्षा जग गई है तो उसे भेज दे, मैं उसे भी लेकर अपने साथ बाजार जाऊंगी। नहीं माँ जी, आकांक्षा अभी तक सो रही है। आप कहो तो मैं उसे उठा दूं। नहीं नहीं, सोने दे उसे। अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। मैं अकेले ही बाजार चली जाती हूँ। ये सब बातें दूर खड़ी आरोही सुन रही होती है और वो अपनी दादी के पास आती है। दादी, क्या मैं आपके साथ बाजार चल सकती हूँ? तुझे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। तू यही घर में रहकर अपनी माँ का घर के काम में हाथ बटा। जिसके बाद जानकी अकेली ही बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद जब जानकी बाजार से लौटती है, तब तक आकांक्षा भी सोकर उठ जाती है। उठ गई मेरी प्यारी बिटिया आकांक्षा। देख, मैं तेरे लिए बाजार से रामलाल की रबड़ी लेकर आई हूँ। जिसके बाद जानकी आकांक्षा को रबड़ी देती है। दादी, आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई? तेरे लिए क्या लेकर आऊं? तेरी शक्ल याद करते ही तो मन खराब हो जाता है। जिसके बाद जानकी अपने थैले से आरोही को एक लॉलीपॉप निकाल कर देती है। इसी तरह रमन और जानकी आरोही के साथ उसके रंग को लेकर भेदभाव करते रहते हैं। आकांक्षा को जरूरत से ज्यादा प्यार और आरोही को तिरस्कार मिलने लगता है। एक दिन रमन अपनी माँ और दोनों बेटियों को लेकर गांव जा रहा होता है कि उसकी गाड़ी का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। आकांक्षा और आरोही गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठे थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन रमन और जानकी के सर में चोट लग जाती है और उनके सिर से खून निकलने लगता है। आकांक्षा, जल्दी इधर आ। देख, पापा और दादी को क्या हो गया? इनके सर से बहुत खून निकल रहा है। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। वहाँ खून है और मुझे खून बिल्कुल पसंद नहीं। फिर आरोही आसपास वाले लोगों की मदद से अपने पापा और दादी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। दोनों को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। उन्हें अभी भी आराम की जरूरत थी। उनके जख्म अभी भरे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर उन्हें कुछ दिन आराम करने को बोलते हैं। आकांक्षा बेटा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा सर अच्छे से दबा दो। नहीं पापा, अभी मेरा मन नहीं है, बाद में दबा दूंगी। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपका सर अच्छे से दबा देती हूँ और आपके सर की मालिश भी कर देती हूँ, जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा। इसके बाद आरोही अपने पापा के सर की मालिश करती है, इससे उनके सर का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। आकांक्षा बेटा, डॉक्टर ने तेरे पापा और दादी के जख्मों की पट्टी को हटाकर उनके जख्मों को गुनगुने पानी से धोने को कहा है। मैंने गुनगुना पानी कर दिया है, इसमें तू कॉटन को डुबोकर इनके जख्मों को साफ कर दे, जब तक मैं इनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देती हूँ। माँ, जख्म तो दिखने में कितने गंदे होते हैं, मैं नहीं कर सकती ये। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा और दादी के जख्म को साफ कर दूंगी। जिसके बाद आरोही रमन और जानकी दोनों के जख्म को साफ कर देती है। अपने हाथों से दोनों को खिचड़ी भी खिलाती है। ये देखकर रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद आकांक्षा उनके पास आती है। पापा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे वीडियो गेम खरीदनी है।
बेटा, मैं कई दिनों से बीमार हूँ, जिस कारण मैं काम पर भी नहीं जा पाया। मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? अब कैसे पापा हो, मुझे एक वीडियो गेम भी नहीं दिला सकते। मुझे पैसे चाहिए बस। फिर आकांक्षा पैसे लेकर ही मानती है। वहीं सामने आरोही भी खड़ी होती है। आरोही को खड़ा देख रमन बोलता है, आरोही बेटा, तुझे भी कुछ चाहिए? नहीं पापा, आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। ये सुनकर रमन और जानकी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता है। इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, कुछ मायने रखता है तो वो इंसान के अंदर की खूबसूरती, जो कि आरोही में थी। फिर धीरे धीरे आरोही की सेवा से रमन और जानकी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, जिसके बाद वो आरोही से उसके और आकांक्षा के बीच भेदभाव करने के लिए माफी मांगकर उसे गले लगा लेते हैं। जिसके बाद जानकी आरोही को एक चॉकलेट देती है। आरोही उस चॉकलेट का आधा हिस्सा आकांक्षा को दे देती है। ये देखकर आकांक्षा को अपने किए पर पछतावा होता है। आरोही, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा तुम्हारे रंग का मजाक बनाया, फिर भी तुमने मुझे अपनी चॉकलेट का आधा हिस्सा दे दिया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बहन, मैं तो बस यही चाहती थी सब लोग मुझसे प्यार करें। ये सुनकर आकांक्षा आरोही को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद सब लोग आरोही से बहुत प्यार करने लगते हैं और आपस में सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। दिल से अमीर, पैसों से गरीब। एक छोटे से शहर में किशनपाल अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। सुरेखा और किशनपाल की पहले से ही 2 बेटियां थी। अब उन्हें एक बेटी और पैदा हो गई। सुरेखा को इस बात की चिंता सताए जा रही थी कि उसका पति सब्जी बेचकर 3 बच्चों का लालन पालन कैसे करेगा। एक दिन सुरेखा अपनी बच्ची को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। तभी किशनपाल उदास होकर घर आया। अपने पति को उदास देखकर सुरेखा ने उससे पूछा, क्या बात है जी, उदास लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? बताइए ना, क्या बात है? सुरेखा, भैया का फोन आया था। भैया बता रहे थे कि भाभी के बच्चेदानी में कैंसर है, इसलिए डॉक्टर को ऑपरेशन करके उनका बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, जिस कारण वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। वो बहुत उदास थे। क्या? ये तो सच में बहुत बुरी खबर है। चलिए हम कल ही उनसे मिलने चलेंगे। ठीक है। अगले दिन सुरेखा और किशनपाल अपनी तीनों बेटियों को लेकर बड़े भैया भाभी के पास गए। किशनपाल की भाभी सोफे पर बैठकर रो रही थी। सुरेखा भाभी के पास गई और उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, भाभी, इस तरह अपना दिल छोटा मत कीजिए। भगवान जो करता है कुछ सोच समझ कर करता है। देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा सुरेखा। 7 साल से एक बच्चे के लिए तरसती आई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती थी, अब तो वो भी नहीं है। दुनिया वाले मुझे ताने दे देकर मार डालेंगे। ऐसा मत कहिए भाभी, अभी कुछ दिन के लिए हम लोग यहीं पर है, आपका मन लगा रहेगा। देखो मैं छुटकी को भी लेकर आई हूँ। भाभी छुटकी को गोदी में उठा लेती है और उसे खिलाने लगती है। छुटकी के साथ भाभी का बहुत मन लगता था और वो बहुत खुश रहती थी। 2 दिन बाद जब किशनपाल और सुरेखा अपने घर जाने लगे तो किशनपाल की भाभी छुटकी को गले से लगाकर रो पड़ी। देवर जी, छुटकी को मेरे पास छोड़ जाइए। इतने दिनों में मुझे इसकी आदत पड़ गई है, इसके बिना मुझे रहा नहीं जाएगा। किशनपाल सुरेखा की तरफ देखने लगता है। सुरेखा किशनपाल को इशारों में ठीक है कहने को कह देती है। किशनपाल अपनी भाभी से ठीक है कह देता है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद सुरेखा कहती है, देखिए जी, छुटकी 3 महीने की हो गई है, इस कारण उसे बहुत भूख लगती है। उतना दूध हम उसे नहीं पिला पाते। एक माँ होने के नाते मैंने ये फैसला लिया है, हम छुटकी को भाभी को ही दे देते हैं। भाभी उसका अच्छे से लालन पालन करेंगी। आप तो जानते हैं भैया सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, उस घर में मेरी बिटिया को किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, हम छुटकी को भाभी के पास ही छोड़ देते हैं। और कौन सा वो कोई दूसरा घर है, वो भी तो अपना ही घर है। इस तरह दोनों पति पत्नी आपस में बात करके ये निर्णय लेते हैं कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी को अपने भैया भाभी को गोद दे देंगे। किशनपाल अपने भैया के घर जाता है और उनसे बात करता है।
किशनपाल का बड़ा भाई बहुत खुश होता है और कहता है, किशन, तू नहीं जानता ये करके तूने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। हम तेरा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा ना कहिए भैया, मैं आपसे बस एक चीज की विनती करता हूँ, छुटकी को कभी पता मत चलने दीजिएगा कि वो आपकी अपनी बेटी नहीं है। उसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो किशन। उसके बाद किशन अपने भाई के घर से वापस अपने घर को लौट आता है। इस तरह समय व्यतीत होने लगता है। अब 2 बेटियां किशनपाल के पास थीं और एक बेटी उसके बड़े भाई जितेंद्र पाल के पास थी। किशनपाल सब्जी बेचकर घर का खर्चा चलाता था और जितेंद्र पाल सरकारी दफ्तर में काम किया करता था, इसलिए दोनों घर का माहौल बिल्कुल अलग अलग था। जितेंद्र पाल की बेटी का नाम श्रेया था और किशनपाल की बेटियों का नाम अंजलि और सिमरन था। तीनों बच्चियों की परवरिश अलग अलग माहौल में होने लगी। श्रेया को किसी चीज की कमी नहीं थी और वो एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और सिमरन सरकारी स्कूल में जाया करती थी। श्रेया अपने कपड़े 1 से 2 बार ही पहना करती थी, इसलिए उसकी माँ उसके पुराने कपड़े अंजलि और सिमरन के पास भेज दिया करती थी। वही कपड़े पहनकर उन दोनों बहनों का गुजारा चल रहा था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, बड़े पापा और श्रेया इतने अमीर है और हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटी, उसके पापा की सरकारी नौकरी है और तुम्हारे पापा सब्जी बेचकर हमारा गुजारा चलाते हैं। ऊपर से तुम 2 बहनें हो, हमारा खर्चा भी तो ज्यादा है। ये सुनकर अंजलि उदास हो गई। इसी तरह समय बीता और तीनों बहनें बड़ी हो गईं। श्रेया के पिता चाहते थे कि श्रेया पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी की तैयारी करे, लेकिन श्रेया का पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था। और दूसरी तरफ अंजलि ने तो 12वीं करके ही स्कूल छोड़ दिया, लेकिन सिमरन अभी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप चिंता मत कीजिए। आपकी जगह मैं सब्जियां बेचने चली जाया करूंगी। नहीं मेरी बच्ची, इतना भी बीमार नहीं हुआ है अभी तेरा बाप। नहीं पापा, मैं कर लूंगी, आप बस आराम कीजिए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और फिर अंजलि ने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। एक दिन अंजलि ने सोचा, सब्जी बेचने का काम कोई बुरा नहीं है, इसमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मैं तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन सिमरन को बहुत आगे तक पढ़ाऊंगी। अब अंजलि खूब मेहनत करके अपनी बहन के पढ़ाई में भी खर्चा करने लगी। श्रेया जब भी अंजलि को सब्जी बेचते देखती थी तो उसकी हंसी उड़ाया करती थी। अरे बहन, तुझे कोई और काम नहीं मिला क्या, या पूरी जिंदगी सब्जी की रेड़ी लगाती रहेगी? मुझे तो तुझे अपनी कजन सिस्टर कहते हुए भी शर्म आती है। श्रेया के साथ साथ उसकी सहेलियां भी अंजलि की हंसी उड़ाती थी। श्रेया बहुत आवारा हो गई थी। उसे अपनी चीजों की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता था और वो अक्सर ऐसा अंजलि के सामने ही किया करती थी। अरे अंजलि, ये देखो, मेरा बैग पूरे 2.5 लाख रुपए का है। वैसे तुम उदास मत हो, 3-4 बार इस्तेमाल करने के बाद ये बैग मैं तुम्हें ही दे दूंगी। नहीं श्रेया, अब मुझे तुम्हारे कपड़े, बैग और जूतों की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद काम करने लगी हूँ, मैं अपनी चीजें खुद खरीद सकती हूँ। खरीद तो तुम लोगी, लेकिन तुम्हारी कमाई इतनी नहीं है कि तुम इतना महंगा बैग खरीद सको। दूसरी तरफ जितेंद्र पाल ने अपनी बेटी को इस तरह की बातें करते हुए सुन लिया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी बेटी ऐसी सोच रखती है। उसने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वो दोनों श्रेया को लेकर चिंतित रहने लगे। दूसरी तरफ अंजलि की छोटी बहन सिमरन को सरकारी दफ्तर में हेड की पोस्ट पर नौकरी मिल गई। उनका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। तभी किशनपाल के पास अचानक से उसके बड़े भाई का फोन आया। उन्होंने बताया कि श्रेया का एक कार एक्सीडेंट हो गया है। सभी लोग फौरन हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, खूब सारा ब्लड निकल गया है। आपको फटाफट बी नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करना होगा, क्योंकि हमारे पास बी नेगेटिव का ब्लड नहीं है। अंजलि डॉक्टर की ये बात सुनकर तुरंत कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड भी बी नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड श्रेया को चढ़ा दीजिए। डॉक्टर द्वारा अंजलि के कुछ टेस्ट किए गए। टेस्ट के बाद अंजलि ने श्रेया को खून दिया। काफी देर बाद श्रेया को होश आ जाता है। श्रेया के होश में आने के बाद उसके पिता ने उसको बताया कि आज वो अपनी उस गरीब बहन की वजह से जिंदा है, जिसकी गरीबी का वो मजाक बनाया करती थी। अगर आज अंजलि बेटा तुम्हें खून नहीं देती तो तुम जिंदा नहीं बचती।
पापा, अंजलि दीदी को बुला दीजिए। अंजलि अंदर आई और श्रेया ने उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। कोई बात नहीं श्रेया, मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी गुस्सा नहीं था, लेकिन हाँ, अपनी गरीबी को देखकर थोड़ा दुखी जरूर हो जाती थी, लेकिन अब तो वो भी खत्म होने वाली है। तुम जानती हो, सिमरन की सरकारी नौकरी लग गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, एक बार मुझे ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम सब मिलकर इस खुशखबरी के लिए जश्न मनाएंगे और पार्टी मेरी तरफ से होगी। अंजलि श्रेया को गले से लगा लेती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद जब श्रेया ठीक हो जाती है तो अपनी बहन सिमरन की सरकारी नौकरी लगने की खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न रखती है। उसी पार्टी में जितेंद्र पाल कहता है, हेलो एवरीबॉडी, आज मैं सबके सामने अपनी बेटी को कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने हमेशा से उससे छुपाया, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे अब ये सब बताना चाहिए। श्रेया बेटा, तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारे पिता तुम्हें मेरे पास देकर गए थे। तुम्हारे पिता यानी तुम्हारे चाचा किशन पाल। हाँ, ये सच है कि तुम मेरे छोटे भाई किशन पाल की बेटी हो। हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमारे हवाले सौंप दिया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर अमीरी का घमंड आ गया है, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारी परवरिश में मुझसे चूक हो गई। मेरे भाई ने पैसों से गरीब होने के बावजूद दिल से अपनी बेटियों को अमीर बनाया, और मैं पैसों से अमीर होने के बावजूद तुम्हें दिल से अमीर नहीं बना पाया था। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सुधर गई और अब हमारा पूरा परिवार एक साथ मेरे घर में रहेगा। थैंक यू सो मच। जितेंद्र पाल की इस बात पर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पिता को गले से लगा लेती है और साथ ही अपने असली पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है, और इस तरह वो पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।